हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंट्स का अपना सेशन 2023-24 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग शुरुआत करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर से। अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे तो बनाने में स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत महसूस होता है, लेकिन हम लोग इतने अच्छे तरीके से अभी बनाएंगे कि आपको 1% का भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? स्कूल में हम लोग सब मैथ्स का इक्वेशन पढ़ते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। इसका ये मतलब होता है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि बोथ साइड का वैल्यू हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। इसी के बेसिस पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया गया है। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या फिर आप इसको लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, ये अकाउंट्स का इक्वेशन हो गया। इसका भी मतलब वही है कि इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, दोनों साइड का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो अब एसेट्स का क्या मतलब होता है वो हम लोग देखेंगे। एसेट क्या होता है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स का मतलब, एसेट्स आप लोग सब अपने घर में या अपने आसपास हमेशा देखते होंगे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, ये सारा एसेट होता है। कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा हम लोग अपने घर से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो क्या होता है? कैपिटल होता है। और बाहर से जो लोन या उधार लेकर हम लोग जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसको हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। यानी कि कैपिटल हो गया ओन कंट्रीब्यूशन और लायबिलिटी हो गया आउटसाइडर्स का पैसा। यानी बिजनेस दो तरह का पैसा से चलता है। बिजनेस में एक तो अपना पैसा लगता है जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और एक आउटसाइडर्स का पैसा लगता है जिसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरे पास 5 लाख रुपया है, तो ये 5 लाख रुपया मैं अपने घर से लाकर अपने बिजनेस में लगा दूंगा। तो जो 5 लाख लाकर मैं अपने घर से अपने बिजनेस में लगाऊंगा उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे कैपिटल। यानी कि जो प्रोप्राइटर या ओनर अपने घर से पैसा लाकर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल होता है। अब जब काम स्टार्ट होगा तब लगेगा कि नहीं 2 लाख रुपया और होता तो काम थोड़े और अच्छे तरीके से हो सकता था। तो हम लोग इस 2 लाख के लिए बैंक के पास चले जाएंगे और बैंक से 2 लाख रुपया लोन ले लेंगे। 5 लाख अपना, 2 लाख बैंक से लोन लेकर बिजनेस में लगा दिया। तो बैंक से लोन लेकर जो पैसा बिजनेस में लगाएंगे उसको लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी आउटसाइडर से जो पैसा हम लोग लेकर अपने बिजनेस में लगाते हैं या काम करते हैं बिजनेस में, वो लायबिलिटी होता है, क्योंकि उसका पेमेंट हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे 5 लाख और 2 लाख 7 लाख रुपया लगाकर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस में क्या करेंगे? बिजनेस में सबसे पहले हम लोग एसेट्स खरीदना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लैंड, बिल्डिंग बनवाएंगे, खरीदेंगे, मशीन्स खरीदेंगे, फर्नीचर बनवाएंगे, स्टॉक खरीदेंगे, कुछ पैसा बैंक में रखेंगे और कुछ पैसा हाथ में भी रखेंगे, ऑफिस में रखेंगे, ताकि कभी भी कोई पेमेंट करना पड़े तो पैसा हाथ में रहना चाहिए। यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक, ये सारा चीज एसेट होता है। ये सारा चीज हम लोग इस 7 लाख रुपया से खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो अब आप लोग बताइए कि ये जो एसेट्स हम लोग खरीदेंगे ये 7 लाख रुपया के बराबर होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? ठीक है, तो ये हमेशा 7 लाख के बराबर ही होगा, क्योंकि जितना लगाएंगे उतना ही का तो एसेट खरीद पाएंगे हम लोग।
यानी कि 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो 7 लाख का ही एसेट हमारे पास होगा। कुछ पैसा बच भी जाएगा तो वो जो कैश बचेगा वो कैश भी एसेट ही होता है, ठीक है। यानी कैश इन हैंड और जो पैसा बैंक में रखा हुआ होगा वो भी हमारा प्रॉपर्टी यानी कि एसेट होगा। यानी कि आप एसेट का दूसरा नाम प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी को ही एसेट्स कहा जाता है बिजनेस में। तो ये भी 7 लाख होगा, ये भी 7 लाख होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल हमेशा क्या होगा, बराबर बराबर इक्वल इक्वल होगा। अब इसमें रूल सुन लीजिए, इस साइड अगर कुछ भी इंक्रीज होगा तो इधर भी सेम अमाउंट इंक्रीज होगा, इधर कुछ डिक्रीज होगा तो इधर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। या फिर इधर का ही कोई आइटम इंक्रीज होगा, कोई आइटम डिक्रीज होगा, लेकिन दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल इक्वल होगा। या फिर इस साइड का ही कोई आइटम इंक्रीज होगा, कोई आइटम डिक्रीज होगा, लेकिन दोनों का टोटल हमेशा क्या होगा, बराबर बराबर होगा, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि इस साइड का आइटम मतलब क्या क्या है, एसेट्स में क्या क्या हो सकता है, लायबिलिटी में कौन कौन सा लायबिलिटी हो सकता है। तो एसेट्स में बहुत सारा एसेट हो सकता है, लायबिलिटी भी बहुत सारा लायबिलिटी हो सकता है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट आपको 3 काम आएगा। एक तो एसेट में क्या क्या नाम होना चाहिए, लायबिलिटी में क्या क्या नाम होना चाहिए, वो बैलेंस शीट को देखकर आपको पता चलेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर भी आपको बैलेंस शीट बनाने बोलेगा, तो वहां पर हेल्प करेगा। और इसके बाद जब हम लोग इसी क्लास 11 में लास्ट में पहुंचेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। या फिर आप बोलिए कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो अब आपके लाइफ का हिस्सा बन जाएगा बैलेंस शीट, यानी पूरे लाइफ आपके पीछे पीछे चलेगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलिए बैलेंस शीट को देखते हैं, और बैलेंस शीट को देख के आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एसेट में क्या क्या होता है, लायबिलिटी में क्या क्या होता है। लेकिन एक बार दोबारा से सुन लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि एसेट्स का टोटल और कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग कर लेंगे, दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल इक्वल होगा। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। हम लोग को जबरदस्ती इक्वल करना नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप वो इक्वल होगा। आप इसको देखिए। चलिए बैलेंस शीट देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड, ठीक है। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखा जाता है कैपिटल का नाम, ठीक है, और उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी का नाम। लायबिलिटी 2 टाइप के होते हैं, एक तो कैपिटल जो कि इनसाइड लायबिलिटी होता है, और ये लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब आउटसाइड लायबिलिटी होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये एसेट्स होता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। कैपिटल आउटसाइड, इनसाइड लायबिलिटी होता है। इसका रीजन क्या है ये हम लोग बाद में समझेंगे। अभी आप इसको एक बार समझ लीजिए कि कैपिटल इनसाइड लायबिलिटी होता है, या फिर आप समझ ही लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा नाम है पंकज पोद्दार, पीपी। ये मेरा बिजनेस है जिसका नाम है पीसीए, ठीक है। और ये है मान लीजिए बैंक, ठीक। अब देखिए ये जो पीसीए है, ये मेरा बिजनेस है, इसमें 5 लाख रुपया मेरा लगा हुआ है और इसमें 2 लाख रुपया बैंक का लगा हुआ है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे थे। तो इस पोद्दार कॉमर्स एकेडमी से आप पूछे कि आपके अंदर 5 लाख किसका लगा है, तो वो बोलेगा कि मेरा नहीं है, ये इसका है। यानी इसका मतलब इसका प्रोप्राइटर का है, पंकज पोद्दार का लगा हुआ है कितना, 5 लाख रुपया, ठीक। और बैंक का लगा हुआ 2 लाख रुपया। यानी कि इस पीसीए का अपना कुछ भी नहीं है। पीसीए में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है या तो वो प्रोप्राइटर का हुआ है या फिर आउटसाइडर का यानी कि बैंक का हुआ है। यानी कि इसका अपना कुछ भी नहीं है। इसमें 5 लाख लगा है इसका और 2 लाख लगा है इसका। यानी कि ये इस बिजनेस को 5 लाख लौटाने पड़ेंगे प्रोप्राइटर को और 2 लाख लौटाने किसको, बैंक को। तो ये 5 लाख प्लस 2 लाख दोनों ही इसके लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्योंकि प्रोप्राइटर जो होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होता है और उसका जो बिजनेस होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होता है। हम लोग जब थ्योरी साइड में चलेंगे तो आप जब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रोप्राइटर एक अलग आदमी होता ही है और उसका जो बिजनेस होता है उसको भी एक अलग इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 2 लोग हो गए, एक तो प्रोप्राइटर और दूसरा बिजनेस। तो प्रोप्राइटर का जो पैसा बिजनेस में लगता है उसी को कैपिटल बोलते हैं। ये भी बिजनेस का अपना पैसा नहीं है, किसी और का पैसा है,
लेकिन ये आदमी अपना प्रोप्राइटर अंदर का आदमी होता है, इसलिए उसका पैसा इनसाइड लायबिलिटी हो जाता है। और बैंक क्योंकि बाहर का आदमी है, इसीलिए बैंक क्या हो जाता है, बैंक का जो पैसा बिजनेस में लगा या क्रेडिटर का जो पैसा बिजनेस में लगा वो आउटसाइड लायबिलिटी हो जाता है। ठीक है, अब इनसाइड लायबिलिटी के बाद यानी कैपिटल के बाद आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कि बैंक का लोन हो गया, क्रेडिटर जिससे हम लोग उधार में कुछ सामान खरीद के लाते हैं वो क्रेडिटर होता है, वो भी हमारे लिए उधार है। यानी कि लोन या उधार कोई भी चीज हो वो लायबिलिटी के अंदर में ही लिखा जाएगा। यानी कि सप्लायर से जो पैसा हम लोग उधार लेते हैं वो उस सप्लायर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। अगर सप्लायर को हम लोग एक पेपर पर लिख कर उधार लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल कहलाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी स्टाफ का सैलरी बाकी है, रेंट बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है, जो भी पैसा उधार आपके पास बचा हुआ है जिसका पेमेंट आपने नहीं किया है वो सब क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। और अगर किसी से कोई एडवांस में इनकम लेकर आप रख लेते हैं तो वो भी लायबिलिटी होगा। ठीक है, अब लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, स्टॉक एसेट है। डेटर का मतलब होता है जिसको हम लोग उधार में सामान सेल करते हैं वो हमारा कौन होता है, डेटर होता है। और अगर उससे कोई पेपर पे लिखवा के हम लोग उधार देते हैं तो वो बिल रिसीवेबल होता है। यानी डेटर का ही दूसरा नाम है बिल रिसीवेबल और क्रेडिटर का ही दूसरा नाम है बिल्स पेबल। ठीक है, प्री पेड एक्सपेंसेस, जो भी पैसा एडवांस में हम लोग एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देते हैं वो भी हमारे लिए एसेट की तरह होता है। एक्रूड इनकम वे भी एसेट है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। यानी एसेट्स में आपको मिल गए इतने सारे नाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लायबिलिटीज में 1 2 3 4 5 आउटसाइड लायबिलिटी और कैपिटल इनसाइड लायबिलिटी। ठीक है, ये बैलेंस शीट आप देखिए और इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब बनाएंगे हम लोग तो उसके पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, इसके बाद वो फॉर्मूला लिखेंगे, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मेट जब भी हम लोग क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का बनाएंगे इसी फॉर्मेट पे बनाएंगे, ये फॉर्मेट फिक्स है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें रियल प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम ये है कि एसेट्स में इतना सारा नाम हो सकता है। अभी हम लोग उसको तुरंत अभी बैलेंस शीट में हम लोग देख रहे थे, एसेट्स में कम से कम 8 10 12 नाम हो सकते हैं। लायबिलिटी में भी कैपिटल के बाद कम से कम 5-6 नाम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी क्वेश्चन में सभी एसेट और सभी लायबिलिटीज को नहीं लिखा जाता है। यानी कि जब किसी क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो हो सकता है 3 या 4 एसेट हो, कभी किसी क्वेश्चन को बनाएंगे तो लायबिलिटी में 1 या 2 लायबिलिटी हो। तो ये जो काम है ये सबसे मुश्किल काम है इस चैप्टर का। पता नहीं चल पाता है कि एसेट में किसको किसको लेना है, लायबिलिटीज में किसको किसको लेना है। और 99% लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं तो एक एसेट का नाम लिखेंगे, एक लायबिलिटी और शुरुआत कर देंगे, और फिर आगे जाके चैप्टर पूरा हौच-पौच हो जाता है क्योंकि कितना स्पेस रखना है उसका आइडिया नहीं मिल पाता है। तो हम लोग ये गलत काम नहीं करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग पहले एक नक्शा बनाएंगे कि एसेट्स में किसको किसको लेना चाहिए और लायबिलिटीज में किसको किसको लेना चाहिए। पहले ही हम लोग उसका नाम यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद बहुत आराम से 2 मिनट में क्वेश्चन को बना के खत्म करेंगे। तो अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है तो 2 मिनट पेशेंस रखना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए कि एसेट में कौन कौन सा नाम लिखना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा, और लायबिलिटीज में कौन कौन सा नाम लिखना चाहिए।
तो 2 मिनट आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आपको 2 मिनट लगेगा, लेकिन आप इतने अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कभी भी बिना एक लाइन भी बिना कटिंग किए हुए, ओवर राइटिंग किए हुए, ये क्वेश्चन पूरा आराम से आपसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बनाएंगे, ये फॉर्मेट फिक्स है, लेकिन यहां पर कौन कौन सा एसेट का नाम होगा ये हर क्वेश्चन में बदलेगा, क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चलेगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा समय लगेगा और हम लोग एसेट लायबिलिटी का पता लगा लेंगे। ये क्वेश्चन हमारे सामने है जिसको अभी हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से पढ़ के डिस्कस करेंगे और एसेट्स में कौन कौन सा नाम जाएगा और लायबिलिटीज में कौन कौन सा नाम जाएगा ये हम लोग देखेंगे। उसके पहले कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं। जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स हम लोग बनाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसका कम से कम 2 इफेक्ट होगा। ठीक है, यानी कम से कम वो एसेट या लायबिलिटीज में कहीं 2 जगह लिखा जाएगा कम से कम, या और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 जगह भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन कम से कम 2 जगह इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा कैपिटल में क्या करना है देखिए, कभी भी कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा, एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा तो इसको कैपिटल से क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। और कोई भी तरह का इनकम या प्रॉफिट होगा, इनकम और प्रॉफिट होगा तो उसको कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसको कैपिटल में हम लोग प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि कैपिटल के साथ एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इनकम और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए और फिर इस क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग तुरंत बनाते हैं। कैपिटल के साथ एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैपिटल से माइनस करना चाहिए और प्रॉफिट और इनकम को ऐड करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक नक्शा बनाएंगे कि एसेट में क्या क्या होना चाहिए, लायबिलिटी में क्या क्या होना चाहिए, और फिर बहुत आराम से बनाएंगे। जैसे फर्स्ट लाइन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। 80,000 से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में एक तरफ एसेट साइड का एक आइटम आएगा कैश, यानी कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में अभी तक कुछ भी नहीं है, आप 80,000 घर से ले जाके बिजनेस में लगाएंगे तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो 80,000 आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ये किसके नाम पर इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल के नाम पर इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि एक तरफ तो आपका 2 इफेक्ट होगा एक ट्रांजेक्शन का, एक तरफ तो कैश बढ़ेगा बिजनेस में और दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ेगा बिजनेस में। यानी इस 80,000 को कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल में प्लस करेंगे, यानी कि एक एसेट का आइटम मिल गया आपको और एक लायबिलिटी का आइटम मिल गया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 15,000, आप पैसा देकर फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश में से माइनस होगा 15,000 और एक नया एसेट आ जाएगा। तो 2 इफेक्ट हो गया, कैश में माइनस करेंगे 15 और फर्नीचर में ऐड करेंगे 15। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदेंगे 22,000 रुपया का पैसा देकर। गुड्स को हम लोग स्टॉक भी बोल सकते हैं, यानी जिस सामान को हम लोग अपने दुकान पर बेचने के लिए लाते हैं उसको हम लोग गुड्स या स्टॉक बोलते हैं। 22,000 का गुड्स खरीदेंगे तो कैश में से माइनस करेंगे 22,000 और एक नया एसेट आ गया आपके पास, स्टॉक। 2 इफेक्ट हो गया, कैश में से माइनस होगा 22,000, स्टॉक में प्लस होगा 22,000। इसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम खुशी, खुशी से 17,000 का सामान उधार में खरीदा। उधार में खरीदने से क्या होगा, एक तो स्टॉक बढ़ेगा आपका 17,000 का, और दूसरा खुशी से उधार लेंगे तो खुशी, जिससे उधार लेते हैं हम लोग उसको क्रेडिटर बोलते हैं और जिसको उधार देते हैं हम लोग वो डेटर्स होता है। तो क्रेडिटर बढ़ेगा और स्टॉक बढ़ेगा। उधार में सामान खरीदेंगे, एक तो स्टॉक आएगा हमारे पास और दूसरा हमारे ऊपर उधार, यानी कि क्रेडिट में सामान खरीदने से उधार यानी कि लायबिलिटी बढ़ता है। तो क्रेडिटर यानी कि खुशी को क्या नाम देंगे हम लोग, क्रेडिटर नाम देंगे। स्टॉक में ऐड करेंगे और क्रेडिटर में ऐड करेंगे। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 13,000 कॉस्ट का सामान हमने 19,000 में सेल किया, 13,000 का सामान 19,000 में सेल किया। ठीक है, ये इसका इफेक्ट 3 जगह पड़ेगा। कहां कहां पड़ेगा देखिए, एक तो स्टॉक जाएगा 13,000 का, आप कस्टमर को 13 का सामान बेचेंगे, 19,000 रुपया उससे लेंगे
तो सामान जाएगा 13,000 का, स्टॉक में से 13,000 माइनस कर देंगे, कैश आएगा 19,000, कैश में 19,000 प्लस कर देंगे, प्रॉफिट होगा 6,000 का, यानी कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो गया 19 में से 13 लेस कीजिए, 6,000 प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है। 3 जगह इफेक्ट होगा, फिर से सुनिए, स्टॉक में 13,000 माइनस करेंगे, कैश में 19,000 प्लस करेंगे, और प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करना चाहिए, इसलिए कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट को ऐड करेंगे 6,000 रुपया। इसके बाद रेंट का पेमेंट किया 4,200, कोई भी तरह का एक्सपेंसेस होगा तो उसको कैपिटल से माइनस करेंगे, तो कैपिटल से हम लोग माइनस करेंगे 4,200, और रेंट देने से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश में से माइनस करेंगे। कभी भी किराया देंगे तो कैश भी घटेगा और कैपिटल भी घटेगा। इसके बाद सैलरी यानी स्टाफ, काम करने वाले स्टाफ को पैसा देंगे, सैलरी देंगे, ये भी बिजनेस का एक्सपेंसेस है 3,800। तो इसको कोई भी एक्सपेंसेस होगा कैश में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, इसके लिए कोई नया हेड नहीं बनाना पड़ेगा। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट का 1,000 पेमेंट किए, ये भी एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, एक्सपेंसेस के लिए कोई नया हेड नहीं बनाना है, कैश में से माइनस करना है, कैपिटल में से माइनस करना है। पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, और एसेट साइड में 3 आइटम मिला है और लायबिलिटी साइड में 2 आइटम मिला है। ये नक्शा हमारा रेडी हो चुका है, अब हम लोग वहां पर उसको लिखेंगे और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट में क्वेश्चन बन के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहां पर होगा कैश प्लस स्टॉक, 1 मिनट, कैश फर्नीचर स्टॉक, कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक इक्वल्स टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर, या फिर आप क्रेडिटर प्लस कैपिटल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। यह हमारा नक्शा तैयार है, और अब देखिए 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, तुरंत क्वेश्चन बनेगा बिना मिस्टेक किए हुए, बिना ओवर राइटिंग किए हुए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 80,000, आप यहां पर सीरियल नंबर 1 लिखेंगे, सीरियल नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस, ट्रांजैक्शन को कोशिश करना है कम से कम लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम रहेगा तो आपको थोड़ा स्पेस का भी ध्यान रखना है। स्टार्टेड बिजनेस 80,000 कैश में प्लस करेंगे, फर्नीचर अभी बिजनेस में है नहीं, 0, स्टॉक अभी है नहीं, 0, कैपिटल में 80,000 लिखेंगे क्योंकि ये पैसा कैपिटल के नाम पर ही बिजनेस में लगाया गया है, क्रेडिटर अभी है नहीं, 0। ये हमारा एक ट्रांजैक्शन बहुत आराम से हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 15,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 15,000, फर्नीचर खरीदा 15,000 का, परचेस्ड फर्नीचर 15,000। फर्नीचर खरीदने से क्या होगा, कैश जाएगा, कैश में से माइनस करेंगे 15, फर्नीचर में ऐड करेंगे 15, स्टॉक अभी है नहीं इसलिए 0 लिखेंगे, कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं है इसलिए कैपिटल के सामने भी 0 लिखेंगे। किसी भी एसेट को खरीदने से एक्सपेंसेस नहीं होता है, ठीक है, ये बात याद रखना है, यानी कि अभी कोई फर्नीचर खरीदने से खर्च नहीं हुआ है इसलिए कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे। 2 इक्वेशन जब आमने सामने आ जाता है तब एक बार एक न्यू इक्वेशन निकाल लेना चाहिए। न्यू इक्वेशन 80 में से 15 लेस करो, 65 प्लस 15,000 इक्वल्स प्लस स्टॉक 0 इक्वल्स टू कैपिटल 80,000, और ये अभी 0 है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड ट्रांजैक्शन करेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स 22,000, कैश में सामान खरीदने से कैश में से माइनस होगा 22,000, फर्नीचर में कुछ होगा नहीं, गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक में लिखेंगे हम लोग कितना 22,000 प्लस करेंगे, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है इसलिए 0, और क्रेडिटर अभी नहीं है इसलिए 0,
ठीक है। इसके बाद फिर एक बार न्यू इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। न्यू इक्वेशन 65 में 22 लेस करेंगे, सॉरी 43 प्लस 15,000 प्लस 22,000 80,000 प्लस 0। ठीक है। इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है देखिए। फोर्थ ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम खुशी 17,000। खुशी से उधार में क्रेडिट में सामान खरीदा। परचेज गुड्स ट्रांजैक्शन में छोटा ही लिखेंगे, परचेज गुड्स 17,000 का सामान उधार में यानी क्रेडिट में खरीदा। उधार में सामान खरीदेंगे तो कैश में 0 लिखेंगे, क्योंकि उधार में सामान लेने से पैसा ना तो आता है ना जाता है, कैश का कोई काम नहीं है, इसलिए कैश के सामने 0 लिखेंगे। फर्नीचर का भी कोई काम नहीं है, वहां 0 लिखेंगे। स्टॉक हम लोग खरीदे हैं 17,000 का, स्टॉक में प्लस करेंगे 17,000 के। प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ नहीं है, कैपिटल के सामने 0। और खुशी से उधार में सामान लेकर आए हैं तो खुशी कौन है? क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर में ऐड करेंगे 17,000। न्यू इक्वेशन 43,000 प्लस 15,000 प्लस 39 80 प्लस 17। आप कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद एक बार दोनों साइड का टोटल कर देखिए, तो दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर होगा। एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि दोनों साइड का टोटल इक्वल है कि नहीं है। 43,000 प्लस 15,000 प्लस 39,000 97, और इस साइड का भी 97। अभी तक दोनों साइड का टोटल इक्वल है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर ट्रांजैक्शन। फाइव नंबर ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000 का सामान 19,000 में सेल किए। ठीक है। सोल्ड गुड्स 13,000 का सामान 19,000 में बेचा। ठीक है। इसका इफेक्ट 3 जगह पर पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए। गुड्स गया 13,000 का, स्टॉक में से 13,000 माइनस होगा। कैश आया है 19,000, कैश में 19,000 प्लस होगा। प्रॉफिट हुआ है 6,000, प्रॉफिट को कैपिटल के साथ ऐड करना चाहिए, यहां 6,000 लिखेंगे। 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा, यानी कैश में प्लस करेंगे 19,000, फर्नीचर में कुछ नहीं होगा, स्टॉक हमारा जाएगा 13,000 का, और प्रॉफिट होगा 6,000 का, और क्रेडिटर में 0। ठीक है। इसके बाद हम लोग न्यू इक्वेशन, यहां तक आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यू इक्वेशन, इसके साथ प्लस करेंगे 9 और 3 12 62,000 15,000 26 86 प्लस 17। ठीक है। अब हम लोग 6th नंबर ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 6, पेड फॉर रेंट 4200। पेड रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट का पेमेंट करने से कैश माइनस होगा 4200। फर्नीचर में कुछ होगा नहीं, स्टॉक में कुछ होगा नहीं, एक्सपेंसेस को कैपिटल के साथ माइनस करना चाहिए, कैपिटल से माइनस करेंगे
4200, कैपिटल से माइनस करेंगे 4200 और क्रेडिटर में कुछ नहीं होगा। न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। 800 7 57,800 प्लस 15,000 26,000 800 81,800 17,000। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन हो गया। अब हम लोग ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन और है उसके साथ बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर ट्रांजैक्शन है पेड फॉर सैलरी 3800, पेड सैलरी 3800। सैलरी का पेमेंट करने से सैलरी भी एक्सपेंसेस है, कैश में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, 2 जगह इफेक्ट होगा और कहीं पर कुछ नहीं होगा। जहां कुछ नहीं होता है वहां पर 0 लिखना चाहिए। अब एक लास्ट ट्रांजैक्शन बचेगा, यहां तक आप नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा और इसको ऊपर करेंगे स्क्रीन को, फिर आगे बढ़ेंगे। न्यू इक्वेशन, $54,000 15,000 26,000 78,000 17,000। लास्ट ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ेंगे। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कितना रुपए एडवर्टाइजमेंट था देखिए 1000। एडवर्टाइजमेंट का 1000 हम लोग पेमेंट करेंगे। ये भी एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, कैश में से माइनस करेंगे क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का पैसा देने से कैश जाएगा बिजनेस से, तो कैश में घटाएंगे और कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा तो उसको कैपिटल में से माइनस करेंगे। 2 जगह इफेक्ट होगा, यहां पर और कैपिटल में। फाइनल बैलेंसिंग कर लेंगे और अब ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार है। अकाउंटिंग इक्वेशन 53,000 15,000 26,000 77,000 और ये आपका 17,000। एक बार इसका टोटल तो बोथ साइड का चेक कर लेते हैं कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, 53,000 प्लस 15,000 प्लस 26,000 94 हुआ और इस साइड में भी आपका 77 प्लस 17 94,000। इतना ट्रांजैक्शन करने के बावजूद हमारा दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जो रूल है वो प्रूफ हो रहा है कि बोथ साइड का टोटल हमेशा क्या होगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आया होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एसेट में क्या क्या जाएगा, लायबिलिटी में क्या क्या जाएगा, ये हम लोग पहले डिसाइड कर लेंगे। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, कहीं पर कोई ओवर राइटिंग या मिस्टेक होने का चांसेस 0% होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को हमेशा देखते रहिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।